कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू रही है 52 से। इंडिया गठबंधन 242, बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 30 सीटें पीछे, 272 है बहुमत का आंकड़ा। अब यह देखिए एनडीए और इंडिया की आमने सामने की टक्कर में आदर्श का क्या हाल हुआ है। आदर्श को मिल रही हैं सिर्फ 6 सीटें। आमने सामने की टक्कर थी इस बार। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रैटेजी थी कि एनडीए के हर उम्मीदवार के सामने हम अपना एक साझा उम्मीदवार उतारेंगे, वो स्ट्रैटेजी काम कर गई। इसीलिए सारी सीटें एनडीए और इंडिया में बट गई। आदर्श को सिर्फ 6 मिल रही है। वहां देखिए कांग्रेस 97, बीजेपी 239, गजब 60-65 सीटों का नुकसान। कांग्रेस 52 से 97, करीब 45 सीटों का फायदा। टीएमसी 31, पिछली बार के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा। बीजेपी को बंगाल में भी नुकसान हुआ है। और समाजवादी पार्टी ने तो कमाल ही कर दिया। समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में। इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर में उलझी हुई है। बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में। और ये नीचे देखिए राज्यों के अलग अलग नतीजे फिर दिखाऊंगा। हेलीकॉप्टर आ गया हमारा आपको यह बताने के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या आया है। 285 एनडीए, इंडिया गठबंधन 253, 253 और इसके साथ अदर्स सिर्फ 5, यानी जिसने कोई पक्ष नहीं लिया इस बार उसको जनता ने दिया नकार। तो ओडिशा का एक अपडेट आपको दे दूं, सायरन बजाइए। ब्रेकिंग न्यूज, ओडिशा में बीजेपी 21 में से 19 सीटें अपने नाम कर रही है। बीजेडी का सुपड़ा साफ। राज्य में भी बीजेपी की सरकार आ रही है ओडिशा में, बहुत बड़ा संदेश। लेकिन वहां से कांग्रेस भी साफ हो गई है, यह भी एक बड़ा संदेश है। एक तरह से ऐसा लग रहा है बीजेपी को इस बार ओडिशा ने बचा लिया। पिछली बार के मुकाबले 7-8 सीटों का फायदा बीजेपी को होता हुआ ओडिशा में दिख रहा है और इसीलिए बीजेपी का आंकड़ा 240-245 तक पहुंच पाया। वरना जिन राज्यों में नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई अकेला ओडिशा भी कहां तक कर पाता। 60-65 सीटों का नुकसान हो रहा है। और राज्यों में क्या नतीजे हैं आपकी स्क्रीन पर जल्दी से याद दिला दूं। यूपी देखिए 44, इंडिया एनडीए 35, 64 से 35। बंगाल टीएमसी 31, बीजेपी 10, यहां भी बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान। कर्नाटक एनडीए 18, इंडिया 10, यहां भी बीजेपी को 4-5 सीटों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश पर नजर रखिएगा। उधर महाराष्ट्र में देखिए एनडीए ने, इंडिया गठबंधन ने एनडीए को ऐसा लगता है पस्त कर दिया है, पटखनी दे दी है। बिहार में देखिए जेडीयू ने कमाल कर दिया है, इसीलिए एनडीए बच गया वहां पर। तमिलनाडु इंडिया गठबंधन के सामने कोई नहीं टिका, बीजेपी का खाता खुल सकता है। लेकिन महाराष्ट्र इंडिया 29, एनडीए 18, सिर्फ 18। पिछली बार याद करिए जरा, बीजेपी शिवसेना ने मिलकर कांग्रेस एनसीपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। 4-5 सीटें मुश्किल से आई थी। और नीचे आइए केरल, राहुल गांधी वायनाड से जीत रहे हैं। उनका गठबंधन यूडीएफ बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है पिछले चुनाव की तरह। पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 10 सीटें जीत रहे हैं 13 में से। गुजरात बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, पिछली बार 26 जीती थी सारी की सारी। आंध्र में देखिए टीडीपी की आंधी चल रही है और उसी आंधी में बीजेपी भी 3 सीट जीत रही है। झारखंड में एनडीए 10 सीट जीत रहा है, पिछली बार की तरह ही ज्यादा नुकसान नहीं है। असम हिमंता बिस्व शर्मा के स्टेट में, राज्य में एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 14 में से 9। हरियाणा लेकिन देखिए बीजेपी बिल्कुल आधी हो गई है, 10 से 5 पर आ गए और कांग्रेस का रिवाइवल होता दिख रहा है हरियाणा में। उत्तराखंड बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं टिक पा रही है, सारी 5 पर एनडीए आ गए। मध्य प्रदेश बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, 29-0, 29-0 छिंदवाड़ा भी गया लगता है। और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। राजस्थान, इस चुनाव की एक और बड़ी खबर, 11 सीटों का झटका दे दिया है कांग्रेस ने राजस्थान में बीजेपी को। तो कुल मिलाकर कांग्रेस 100, उसके आसपास बीजेपी 237, टीएमसी 30, समाजवादी पार्टी 36, उधर डीएमके भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। अब 253, 200 they have been able to retain। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने आप में एकदम
ठीक है 272 से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, तीसरा टर्म है। बीजेपी जहां पर उड़ीसा में नहीं प्रेजेंट थी, वहां उसने अपना अच्छा खाता खोल लिया। बीजेपी आंध्रा तो 24 घंटे थोड़ा मेरी आत्मा तृप्त रहेगी, थोड़ा मेरा भी छोटा सा अहम खुश हो जाएगा, लेकिन वो असली बात नहीं है। साधुवाद यदि आज हमें किसी को देना चाहे तो वो इस देश का वोटर, क्योंकि पार्टियों से ज्यादा पब्लिक ने ये चुनाव लड़ा है। और अगर एक शब्द में मुझे कहना हो मानक भाई, तो आज तंत्र पर लोक की विजय। जरा योगेंद्र यादव को फुल स्क्रीन लाइए, सिर्फ योगेंद्र जी को दिखाइए। आज उनका भी दिन है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, सारे ओपिनियन पोल गलत हो गए। योगेंद्र यादव लगातार आंधी जो चल रही थी एग्जिट पोल्स की, ओपिनियन पोल्स की और अपने अपने अनुमानों की, जिसमें मैं खुद गलत हो गया, योगेंद्र यादव डटे रहे और लगातार कहते रहे बीजेपी को 50-60 सीटों का नुकसान होगा, अकेले उसकी सरकार नहीं बनेगी। योगेंद्र जी अब यह बताइए, इनमें से कौन से राज्य ने आपको चौंका दिया? योगेंद्र जी 2-3 जगह मेरे अनुमान में गलती आज आप बता रहे हैं, ज्यादातर ठीक से सही निकली। हाँ, मैंने कहा था 240 से 260 के बीच में, और मैं बार बार कह रहा था 250 से ज्यादा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने 2-3 दावे किए थे। पहले कहा था 400 की बात एकदम हवाई है, फिजूल है, उस पर सोचिए मत। मैंने कहा था 303 का जो पिछला आंकड़ा उसको बनाए रखना, रिपीट करना या इंप्रूव करना नामुमकिन है। मैंने कहा था 272 बीजेपी को अपने आप नहीं आएंगे, मेरे ख्याल से 250 के करीब आते दिख रहे हैं इस वक्त, उससे थोड़ा सा कम जा। 2-3 राज्यों में मेरे अनुमान में गलती, पहले गलती के बारे में बात करनी चाहिए। बिहार पे मैंने सोचा था कि एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान होगा, और मैंने सोचा था जेडीयू बुरी तरह से पिट जाएगा, वैसा नहीं हुआ, ये मेरे अनुमान में गलती हुई। और उड़ीसा में पूरा बह जाएगा इसका अनुमान नहीं था। अपने आखिरी शीट में भी जो शायद मैंने आपको भेजी होगी, मैंने 14 सीट बीजेपी को दी, लेकिन 19 तक पहुंच जाएगा इतना एक तरफा रहेगा इसका अनुमान नहीं। तो ऐसी गलतियां होती हैं, मुझसे होती हैं, और जिन लोगों के पोल्स आज गलत हो गए हैं उनसे भी गलतियां होती हैं। मैं नहीं समझता कि आज राष्ट्र पानी लेके उन पे चढ़ जाएं हम, क्योंकि मैंने भी ओपिनियन पोल्स किए हैं, गलतियां जैसे उन्होंने की हैं मैंने भी गलतियां की। हाँ, इस गलती से अगर पूरा मीडिया कुछ सबक ले सके तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबक ये नहीं है कि हम 4 लोगों को गाली दे दें, 4 लोगों को उल्टा लटका दें, जिनको कल तक हम देवता मान रहे थे उनको आज हम उल्टा लटका दें, इन सब का कोई मतलब नहीं। केवल एक चीज होनी चाहिए, और वो ये कि ओपिनियन पोलिंग में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, जो कि इस देश में कतई नहीं। कोई ओपिनियन पोलिंग एजेंसी आपको ईमानदारी से नहीं बताती कि उसका सैंपल कितना था, उसने किस मेथोडोलॉजी से अपना सैंपल कलेक्ट किया, और उसके सैंपल की प्रोफाइल क्या है, उसमें कितने महिला, कितने पुरुष इत्यादि, कितने किस जाति से, कितने कौन, ये बताया नहीं देता। और कोई ओपिनियन पोल ये नहीं बताती एजेंसी कि उस एजेंसी के दूसरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। इतना तो बताना। मैं कहता था कि भाई मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरी राजनीति है और मैं इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ बोलता था। मगर ये ओपिनियन पोस्टर भी तो बताए ना कि मेरी रोजी रोटी बीजेपी से चलती है, मैं सामान्यतः बीजेपी के लिए ओपिनियन पोलिंग करता हूं, मैं उनका इन हाउस पोस्टर हूं, और मैं इस वक्त एग्जिट पोल कर रहा हूं टेलीविजन चैनल। ये बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत सीरियस मामला है मानक भाई, इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूरी दुनिया में डिस्क्लोज करना पड़ता है आपको, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? अच्छा योगेंद्र जी अनुराधा जी कुछ पूछ रही हैं। योगेंद्र जी, आपने चूंकि आप एक सेफोलॉजिस्ट हैं और आप जगह जगह आप घूमे, तो एक बात बताइए, क्या आपको उत्तर प्रदेश में खास करके लगा कि धर्म की राजनीति के आगे कास्ट की राजनीति जबरदस्त चली? धर्म की राजनीति के आगे कास्ट बेस्ड राजनीति जबरदस्त चली। सॉरी, क्या बेस? में सुन नहीं पाया। जातिवाद, जाति। हाँ,
ऐसा ना कहें अनुराधा जी, मैं नहीं समझता कि ये बात सही है। देखिए जो हुआ है, दो तीन चीज। उत्तर प्रदेश का परिणाम हमें बहुत चौंकाने वाला जरूर लग रहा, लेकिन सच ये है कि कर्नाटका से लेकर बिहार तक हर राज्य में बीजेपी को 5 से 8-10 वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में मार्जिन कम था तो उतने वोट के नुकसान से सीटें बहुत गिर गई। बाकी सब राज्यों में, मेरे सामने इस वक्त आंकड़े पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 8% वोट का नुकसान है, तो याद रखिए बिहार में उसे 9% वोट का नुकसान हुआ है। बीजेपी सीटें कम गिरी हैं वहां। लेकिन आप देखिए कर्नाटका में 6% का नुकसान, राजस्थान में 10% का नुकसान, हिमाचल में 14% का नुकसान, उत्तराखंड में 4% का नुकसान, हरियाणा में 12% का नुकसान, झारखंड में 8% का नुकसान। तो पहली बात ये कि हम एक यूनिफॉर्म स्विंग अवे देख रहे हैं। पूरे देश में एक अंडर करेंट था, जिस पूरे इलाके में बीजेपी ने गजब परफॉर्मेंस पिछली बार किया था, उस पूरे इलाके में बीजेपी के खिलाफ अंडर करेंट था। कुछ अंडर करेंट में इमारतें गिरी और कुछ में इमारतें नहीं। जहां मार्जिन बहुत ज्यादा था वहां सीटें कम गिरी, उत्तर प्रदेश में ज्यादा गिरी, पहली बात। दूसरा ये कहना कि बीजेपी जब भी, क्योंकि बीजेपी का नैरेटिव है, आप उसको पुश नहीं करती है, लेकिन मैं इस चीज से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। जब बीजेपी हारती है कहा जाता है जाति जीत गई। अरे भाई, इस देश में सबसे ज्यादा जाति की राजनीति करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। हरियाणा में सारा खेल बीजेपी का जाट बनाम गैर जाट का था। उत्तर प्रदेश में जातियों के गठबंधन की बहुत स्मार्ट राजनीति। आधा समय मीडिया रिपोर्ट करता रहता है कि अमित शाह जी ने देखिए फला जाति और फला जाति का कितना स्मार्ट गठबंधन बना दिया है, चाणक्य है, और जब हार गए तो फिर कहते अरे जातिवाद आ गया। अच्छा योगेंद्र जी एक सवाल और, क्या सरकार बनाने की रेस जारी है? क्या अभी भी लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? क्योंकि आंकड़ा 272 से बहुत ज्यादा आगे एनडीए का नहीं पहुंचा है, इंडिया गठबंधन का बहुत दूर नहीं है। मानक भाई, इन चीजों की जो स्टूडियो में दूसरे साथी बैठे हैं वो मुझसे कहीं बेहतर समझ रखते हैं, क्योंकि सत्ता के गलियारों में क्या होता है ये मैं कभी ठीक से समझ नहीं पाया। उसके कारण शायद मैं कभी सफल राजनीतिक कार्यकर्ता बन नहीं। अगर मैं इस तरह से पूछूं इसे घुमाकर, योगेंद्र जी अगर मैं घुमाकर पूछूं, क्या गठबंधन सरकार के लिए ये जनादेश है और सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है? ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ देर पहले अनुराधा जी बता रही थी कि देखिए ये भी ध्यान रखिए कि तीसरी टर्म, बिल्कुल सही बात। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अगर बाकी ऑपोजिशन के पास 1 रुपया खर्च करने को था तो बीजेपी के पास 100 रुपया खर्च करने को था। ये भी ध्यान रखिए कि पूरा इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कतारबद्ध होके इनका भोंपू बजा रहा था, जनता को सच पहुंचा नहीं रहा था। ये भी ध्यान रखिए कि पूरा पुलिस प्रशासन, ईडी और दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग तक इनके कर्मचारी की तरह काम कर रहा था। अगर उसके बाद बीजेपी को 240 सीट आती, जो कि इस वक्त मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रही, तो ये हार नहीं, शर्मनाक हार, 400 का दावा करने के बाद। तो जनादेश तो बीजेपी के विरुद्ध है। अच्छा एक बात बताएं, सरकार कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। ओके योगेंद्र जी एक बात बताइए, क्या ये जो लाभार्थी वाली बात थी कि लाभार्थी जो वोटर है वो बीजेपी के लिए एकजुट खड़ा है, आपको क्या लगा कि उस वोट पे ने बीजेपी को हेल्प किया, सपोर्ट किया या नहीं किया? अनुराधा जी, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, इसलिए एक बार इस शो पे भी कह देता हूं कि इस देश के सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को क्रिकेट का मैच जरूर देखना चाहिए, क्रिकेट की कमेंट्री जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री बहुत बारीक होती है। क्रिकेट की कमेंट्री में कभी कोई नहीं कहता कि आज हैदराबाद सनराइजर्स जीत गया तो उसकी बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, कैप्टेंसी भी अच्छी थी, ऐसा कोई नहीं कहता। राजनीति में भी हमें नहीं कहना चाहिए। कई चीजें बीजेपी के पक्ष में गई। बीजेपी ने, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 चीजें बीजेपी के पक्ष में थी, अगर वो ना होती तो बीजेपी 10 सीट ना पाती। वो कौन सी 2 चीजें थी? पहला, लोगों की स्मृति में आज भी ये बात है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में गुंडागर्दी होती रही, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं। दूसरा, एक साधारण उत्तर प्रदेश का वोटर समझता है कि ये जो राशन है 10 किलो, ये तो मोदी जी की गिफ्ट है। उनको पता भी नहीं है कि एनएफएसए का कानून कांग्रेस ने लागू किया था। ये 2 चीजें थी, ये काम की है, और उसी की वजह से बीजेपी हमें जितनी टिकी हुई दिखाई दे रही वो दिखाई दे रही।
तो हम ये ना माने कि बीजेपी की कोई चीज ना, ओके योगेंद्र जी, वन सेकंड योगेंद्र जी, कहा नलिनी जी कुछ कह रही हैं। योगेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल वो ये है कि जो मुसलमान विरोधी माहौल बनाया गया था, आप क्या समझते हैं कि उसका क्या असर हुआ है इन चुनावों पर? आपका जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, आपने तो घूम के देखा, आपको क्या लगता है? एक सेकंड योगेंद्र जी, एक सेकंड में जवाब दीजिएगा। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ गई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, मैंने कहा था ना, सरकार बनाने की रेस शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। नायडू जी, आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश स्वीप कर रहे हैं, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इस एनडीए सरकार की सबसे मजबूत कड़ी हो सकते हैं। 272 से सिर्फ 13 सीटें आगे एनडीए है, और नायडू जी की सीटें 13 से ज्यादा आती हुई दिख रही हैं। ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ बने रहेंगे? अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया, तो क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए में, इंडिया गठबंधन में आएंगे? आनंद दुबे, आपको जाना भी है, जल्दी से बोलिए आनंद। मानक भाई, मैं आज भारतीय जनता पार्टी और राजीव जेटली जी के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाना चाहता हूं। इनके साथ छल हो गया है। किसी ने इनको कहा था कि कल खूब मूसलाधार बरसात होगी, खूब तूफान आएगा। हुआ ये कि हल्की बूंदाबांदी हुई और तेज धूप खिल गई। ये अभी भी अंधेरे में है, ये अभी भी स्वप्न में है कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा जनादेश पा गए हैं। मेरे भाई, स्वप्न से जागो। अब तो करीब करीब 2 बजने आ गए। 2 बजे का स्वप्न कभी पूरा नहीं होता। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, और नीतीश चाचा, चंद्रबाबू नायडू जी और भी बाकी लोग, ये मत समझिएगा केवल ये आप ही के हैं, ये सबके हैं। तो इसके लिए मैं मानक जी कह रहा हूं कि थोड़ा इंतजार करिए। 4 बजे तक देखिए, सरकार बनाना तो दूर की बात है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन का जमघट मच जाएगा, और मैं तो पहले ही आके यहां डेरा जमा चुका हूं। बहुत बढ़िया। नलिनी जी क्या जवाब देंगे? योगेंद्र जी, योगेंद्र जी। योगेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी, नलिनी जी का सवाल दोहराएंगे आप? हाँ, बोलिए। योगेंद्र जी, आप सब जगह घूमे हैं, खासकर उत्तर भारत में। मेरा सवाल यह है कि जो मुसलमान विरोधी माहौल बनाया गया था बार बार प्रधानमंत्री के स्तर से भी, तो क्या आप समझते हैं कि उसका असर हुआ है? आप देख रहे हैं आज के नतीजों में। नलिनी जी, आपने अच्छा किया ये जिक्र किया, क्योंकि भारत के इतिहास की और इस चुनाव की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक थी कि इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होके इस देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटीज को घुसपैठिया कहता है। क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री। शर्मनाक ये भी था कि चुनाव आयोग खाली खड़ा हुआ इसको देख रहा था। मगर अच्छी चीज 2 थी। पहला, एक तो ये कि ये खबर नीचे तक नहीं थी। कई बार हम जिसको टीवी की बहुत बड़ी खबर मान लेते हैं और हम मानते हैं कि बस पूरा नैरेटिव बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, गांव में किसी को पता भी नहीं। पहली बात तो ये कि बहुत कम लोगों को पता। नंबर 2, जिन्हें पता लगा, बीजेपी के सपोर्टर से जब हमने पूछा कि मोदी जी ये कह रहे हैं, तो बीजेपी का सपोर्टर थोड़ा सकुचा के कहता था, देखिए चुनाव है, ऐसी बात तो कहनी पड़ती। मतलब वो इसका समर्थन नहीं करता। मुसलमानों से हमने पूछा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। पहली बात तो ये है कि ज्यादातर मुसलमानों को भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं जमीन पे। मैं हैरान हुआ, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा ये कोई नई बात है जी, हमेशा ही कहते रहे, इसमें क्या नई बात। अच्छी बात ये है कि नैरेटिव को बदलने की जो कोशिश थी, ये जमीन पे बिल्कुल कामयाब नहीं। ओके, इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ा। ओके योगेंद्र जी, एक सेकंड रुकिएगा। आशुतोष वर्मा, आज आपका दिन है। अरे आपने क्या कमाल कर दिया भाई, सारे एग्जिट पोल फेल कर दिए। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने मोदी योगी को पटखनी दे दी। कैसे किया ये आशुतोष? मानक जी, देखिए, सबसे बड़ा कमाल इस देश की जनता ने किया है, और ना केवल उत्तर प्रदेश की जनता, पूरी देश की जनता ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन को लगातार वोट दिया है, वहीं नगीना एक ऐसी सीट है जहां पे उसने हमको गठबंधन में हमको नहीं दिया वोट, और चंद्रशेखर को वो जिता रही है। आप बहुजन की एकता देखिए, पीडीए फॉर्मूला चला है पूरे देश में, पूरे देश में नफरत को हटाया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह अहंकार आ गया था जो इस देश की जनता ने कभी नहीं महसूस किया है, चाहे वो सन 77 की बात हो या 2024 की बात। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, नफरत और अहंकार कहीं नहीं चल सकती। ओके, अब सरकार बनाने की रेस शुरू हो जाएगी। ये बैठे हैं रोहित अग्रवाल, जयंत चौधरी की पार्टी, आरएलडी के प्रवक्ता। क्या इनको अपने साथ आप वापस ला पाएंगे?
बहुत स्वागत है इनका। सरकार बनाने के लिए वो आए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी मानक जी। इंडिया गठबंधन 280 प्लस शाम को क्लोजिंग कमेंट पे जाएगा और आप इसको माइंड करके रखिएगा। ओके, अभय दुबे बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय दुबे बोलिए। आज अभय दुबे अंदर से मुझे पता है बहुत खुश होंगे। अभय दुबे बोलिए। मानक जी, पहले तो मुझे इस बात की बड़ी आपत्ति, बार बार आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेक पे कुछ भी नहीं था। सारा तो पार्टी नाम की चीज ही नहीं रही, सिर्फ मोदी मय हो गया। नड्डा जी ने तो ये तक कह दिया कि आरएसएस की अब आवश्यकता नहीं उनको। तो ये जो आत्मकेंद्रित हो गए थे ये लोग, इनको सबक सिखाया। दूसरा बड़ा, अगर टैली में सिर्फ एक अंतर डाल दें आप कि ये जो 31, 16 और 15 सीटें हैं जेडीयू और टीडीपी की, ये हटाकर देख लीजिए, पूरा समीकरण बदल जाएगा। 239 सीटें ईसी की वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इन दोनों दलों को ही सिर्फ हटा दे तो बाकी के बचे हुए जो छोटे मोटे दल हैं वो भी सब इंडिया गठबंधन दल की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं था। इस सरकार ने, याद करिए, किसानों को भी खलिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताया। अभय दुबे एक सेकेंड, क्या आप इशारा कर रहे हैं अभय दुबे कि आपकी तरफ से टीडीपी, जेडीयू और बाकी पार्टियों को अप्रोच किया गया है क्या? देखिए, ये आग दोनों ही तरफ बरोबर की लगी हुई है। वो भी चाहते हैं जितने हम तो अभी कहा, जैसे कि मेरे साथी मित्र ने एसपी वाले, कि हम लोग करीब 30 सीटें ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिनल वोट से आगे है, बहुत ही मार्जिनल वोट से। वो परिणाम आते आते तक पूरा खेल बदल जाएगा। जो राहुल जी 200 सीट कह रहे थे, हमने यूं ही। अच्छा अभय दुबे एक सेकंड, अभय भाई एक सेकंड, आपको निजी तौर पर भी बधाई दे दूं, आपको निजी तौर पर भी बधाई दे दूं, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश भेजा गया था, जहां आपने अपनी पार्टी और गठबंधन के लिए काफी निजी तौर पर जमीन पर भी काम किया। यह आप भी बधाई के पात्र हैं इसमें। आरएलडी के रोहित अग्रवाल, रोहित जल्दी से बताइए, एनडीए में रहेंगे या इंडिया में जाने का रास्ता खुल जाएगा? रोहित। ओके, अब आ गए हैं संजीव त्रिवेदी, रमन कुमार, लेकिन पहले विनोद जी एक टिप्पणी। एक बात सरकार बनाने पर करिए विनोद जी। अब लोगों की दिलचस्पी है कि सरकार किसकी बन रही है। भैया देखो, जो बदला है पूरा पटल पे, जो नज़ारा बदल गया, वो इसी बात से जाहिर होता है कि मोदी जी और अमित शाह जी चंद्रबाबू जी को टेलीफोन लगा रहे हैं, जिनको वो इंतजार करवाया करते थे। नहीं, पर इसमें तो ये भी हो सकता है ना विनोद जी कि वो बहुत हमेशा, दे आर ऑलवेज वेरी प्रोएक्टिव। जो ऐसा है, वो प्रोएक्टिव हैं, ये प्रोएक्टिव जो है, ये पहले जो प्रोएक्टिव होते थे वो किसी से दया मांगने के लिए नहीं होते थे। ये सिचुएशन बदल गई है, पॉलिटिक्स में एकदम बदल जाता है। अनुराधा, यू नो इट बेटर देन मोस्ट ऑफ अस, कि आज के दिन जो मैंडेट लूज किया है जिस पार्टी ने, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। 303 से उसका जो आंकड़ा है वो 272 से नीचे है। और उसकी मजबूती क्या थी? भारतीय जनता पार्टी की मजबूती ये थी कि गठबंधन में वो अपने दम पे सरकार में रह सकती थी, लेकिन उसने वेस्ट बंगाल की तरह, जब सीपीएम खुद अपने दम पे सरकार में रह सकती थी, औरों को साथ लेके चलती थी, लंबे समय तक चलाया, लंबे समय तक राज किया। ये उनका एडवांटेज था। अब वो चला गया एडवांटेज। नहीं, मुझे लगता है कि मैंडेट नहीं लूज किया है, सीटें जरूर कम हुई हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंडेट ही तो लूज किया है। 303 से अगर आप 242, 243 पे आ रहे हैं, अकेले पार्टी तो मैंडेट तो गया ना। 30 वोट्स का डिफरेंस अभी, आई थिंक अभी राजीव शुक्ला ये होता है कि अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अलग ट्रेंड। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां ये 80 सीटों का दावा कर रहे थे। 80 सीटों का दावा जो है पूरी तरह से निराधार और जो है निष्फल हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी अगले कुछ वक्त में बाकी एनडीए के जो घटक दल हैं, क्या उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेगी? जैसे आपने नाम लिया नीतीश कुमार। राजनीति में कुछ भी संभव है। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? सर, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? नहीं, वो उसकी बात नहीं है, ये सब मिलजुल के बातें तय होती है। अभी तो देखो आगे क्या होता है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आया है उसमें सब कुछ खुला हुआ है। आप बड़े नेता हैं, लेकिन आप चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से हो? देखिए, ये सब चीजें जो है हमारे राष्ट्रीय नेता तय करते हैं। ओके,
तो राजीव शुक्ला कुछ नहीं कांग्रेस निकलवा पार्टी की सकते। तरफ से कह रहे हैं राजनीति संभावनाओं इसे का कुछ खेल नहीं है। निकलवा सकते। क्या कोई संभावना, अनुराधा जी आप देखती है कोई संभावना? आपको पता नहीं, आपको अभी भी लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लगता है, कॉमन सेंस यही कहता है। हाँ, नहीं, मुझे लेकिन तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इतनी आसानी से हार मान लेंगे, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं, मैं क्योंकि आपको- पहली बार 10 साल में उनको ये मौका दिखाई दे रहा है सत्ता में आने का और एनडीए के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश करने का। देखिए सरकार किसकी बनेगी मैं 6 बजे के बाद नहीं बताऊंगी। नहीं जो हम बात कर नहीं, मैं ये कह रहा जिसकी हूं, सरकार बनेगी वो 6 बजे के देखिए ये बाद सरकार बताऊंगी। अगर इन आंकड़ों पे बनानी है तो यू विल हैव टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर इसका ये टेम्परामेंट है जो मिलीजुली सरकार चला चला सकता है। सके। ओके लीडरशिप चेंज हो सकता है बीजेपी ओके, संजीव त्रिवेदी, संजीव क्या कांग्रेस पार्टी अगर कोशिश गडकरी का करेगी? नाम आ गया तो बन जाएगी सरकार। संजीव त्रिवेदी और रमन कुमार दोनों कांग्रेस पार्टी को बरसों से कवर करते हैं, माचिस दशकों से। लगा रहे हो बैठ करके। संजीव, हाँ? पहले आप। आपने पहले यह स्टूडियो से ही माचिस लगा दिया कि गडकरी का नाम आ अगर जाएगा तो गडकरी मिल जाएगी गडकरी सरकार। की जो इमेज है आज के दिन वो अटल जी की तरह है, वो उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं, ये सच्चाई है। अमन वो उनकी वो एडवांटेज है उनका, जो आप बीजेपी को इस्तेमाल करना चाहिए आज के दिन। ओके, संजीव त्रिवेदी, संजीव क्या कांग्रेस पार्टी में एक कोशिश शुरू हो गई होगी? बिल्कुल हो गई होगी। और देखिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ऑफर करने के लिए किसके पास क्या है। आज की तारीख में अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री का पद ऑफर करने के लिए नहीं है, गृह मंत्री का पद ऑफर करने के लिए नहीं है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है इसके पास ये वेयरविदॉल है, वो प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर कर सकती है किसी को, वो गृह मंत्री जैसे पद भी ऑफर कर सकती है। और ऐसे में संभावना यही है कि कौन किसको अप्रोच करे किस ऑफर के साथ, एक और वही मिनट, तय एक मिनट, करेंगे। संजीव एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपनी राज्य की सरकार बचा ली है। 6 उपचुनाव जो हुए थे उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हैं, यानी कि ऑपरेशन लोटस अगर ये कहा जाए हिमाचल में फेल हो गया तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पाला बदला था, बीजेपी की तरफ जाने का इशारा किया था। उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गई। ये मत भूलिएगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी जिनमें 2-3 नाम अहम हैं, खासतौर से राजीव शुक्ला, इन्होंने विधानसभा चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद सरकार जब तोड़ने की कोशिश की गई, गिराने की कोशिश की गई, तब भी ये डटे रहे और उसी का नतीजा आप देखिए, जनादेश भी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया है। रमन, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ हलचल होगी क्या? रमन जल्दी से। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आपने कहा कि लोग अब जानना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। अभी कुछ ही देर पहले मैंने शरद पवार के यहाँ फ़ोन किया मुंबई में और पूछा उनसे कि क्या नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि हम ये बात आपको नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस अंदर खाने चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार और शरद पवार के बीच बातचीत संभव है और आने वाले समय में दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद ये तय होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार सबके हैं जो लगातार वो बोल रहे हैं, वाकई इंडिया गठबंधन के भी हैं क्या। ओके, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्योति कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से शलभमणि त्रिपाठी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से ये देखिए मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए आ गए अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान। अनुपम मिश्रा आरएलडी से अभी जुड़ेंगे, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, टीएमसी के नेता भी होंगे। लेकिन ज्योति कुमार जी, थोड़ा कुछ तो बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? हम तो अटकलें लगा रहे हैं यहां पर, बताइए ना। मोदी और शाह ने फोन कर दिया चंद्रबाबू नायडू को, आपने भी लगाया क्या फोन 2-4 नेताओं को? वो तो 10 सालों से सबको फोन लगा रहे हैं, ऑफिसर से लेके आम लोगों को लेकर नेताओं सबको लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन के साथ, सारे नेताओं के साथ इस बात से आश्वस्त है और इस बात से बहुत खुश है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लेकर चली थी इस पूरे इलेक्शन में, वो पूरा धाराशाही हो गई और वो धूल चाटने के बराबर हो गई। ये जिस तरह का माहौल लोगों को डराने का और गुमराह करने का जो 400 सीटों का जो गुब्बारा बनाया था, वो लोगों ने 140 करोड़ जनता ने इनको नीचा दिखाने का काम किया। ज्योति कुमार जी, कांग्रेस पार्टी अरे इतना ही कह दीजिए, राहुल कांग्रेस गांधी पार्टी के बार बार ये कहते थे कि देखो इस देश को बांटो नहीं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूं इतना ही कह दीजिए कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, यही कह दीजिए बस। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बिल्कुल सरकार बनाएगी और जो 2 दिन पहले खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि जो लोगों का जनादेश होगा
वो जनादेश को स्वीकार करेंगे और सरकार भी बनाएंगे और इसके पूरे तानाशाही रवैये जो मोदी की सरकार है इसको गिराएंगे और ये होगा, आप देखेंगे। अनुराधा जी, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, और क्योंकि चूंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि सरकार हम ही बनाए। ओके, ऑल राइट। ज्योति कुमार जी, अनुराधा जी इसी पर बोलिए जरा। मैं ये समझना चाह रही हूं कि भाई अगर आप शरद पवार क्यों नहीं बात करेंगे नीतीश कुमार से, क्योंकि जो इंडिया का अलायंस बना था उसमें शरद पवार और नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद अगर आप देखें, अभी 3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने क्या बोला था, यही बोला था ना कि 5 तारीख को देखिएगा चाचा क्या करेंगे। तो चीजें तो बहुत क्लियर थी और मुझे लगता है ये नीतीश कुमार जी और शरद पवार की पहले से ही सहमति भी होगी, भाई जिधर होगा उधर चले जाना। तो क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सब कुछ पाने के लिए आज की डेट में, कल तक लोग बोल रहे थे कि सब खो रहे हैं, आज की डेट में वो बीजेपी से ज्यादा सीटें शायद ला रहे हैं बिहार में। अच्छा, उन्होंने ये भी साबित कर दिया अनुराधा जी, उनको तो सब कुछ पाने के लिए है। उन्होंने ये भी तो साबित कर दिया कि मैं कहीं भी रहूं बिहार का किंग मैं ही हूं, बिहार का साबित कर दिया। इनफैक्ट कल की बात ये राजनीति के गलियारों में चल रही थी कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली लाया जाएगा यहाँ एनडीए की सरकार में और बिहार में मुख्यमंत्री का पद और चेहरा बदल दिया जाएगा। ये भी सोचा जा रहा था जल्दी चुनाव करा लिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हो रही थी और आज आप देखिए एक्चुअली पलटू राम उनका पॉजिटिव तरीके से देखिए ना, हर चीज का वो पॉजिटिव निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से लाइए संजय सिंह को स्क्रीन पर। करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए, अभी पूरे नतीजे भी सामने नहीं आए, अभी बीजेपी सत्ता में भी नहीं आई, परिणाम सामने नहीं आए, बीजेपी का असली चरित्र सामने आ गया। आप मेरी गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दरअसल बीजेपी का जो भरोसा है वो हिंसा में है, हंगामा में है, हल्ला करने में है। और मोदी जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उनकी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रयोग आप क्यों करते हैं हम लोगों के ऊपर? ये तो आपके सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं, डराने के, धमकाने के, पीछे करने के। हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। आप में तो झटका लग गया, 7-0 से बीजेपी आगे चल रही है। नलिनी जी, हाँ, मुझे लग रहा है इस चुनाव में जो एक और लूजर है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस आगे निकल गई और दिल्ली में बीजेपी ने उसको पछाड़ दिया। देखिए ऐसा है, ये भी कहना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के रास्ते में कांटे ही कांटे बोए गए थे, तो ये हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर हमदर्दी मिलनी चाहिए थी फिर तो लोगों की। देखिए ये भी एक अजीब चीज़ है। अब जैसे अब आप बात कर रहे थे यही कि खदूर साहब में अमृतपाल सिंह जो कि गुवाहाटी की जेल में बंद हैं वो आगे, और बाकी फारूक इंजीनियर बारामूला में ये उमर अब्दुल्ला को हराते हैं जो कि तिहाड़ जेल में है, जो कि तिहाड़ जेल में, माने कि वहाँ पे हजारों किलोमीटर दूर। तो ये जो जेल की सिंपैथी है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिली होगी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने क्या गुल खिलाए वो भी उसका असर पड़ा होगा। उसका असर जरूर पड़ा, क्योंकि यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, बड़ी जल्दी समझ जाती है। लेकिन जो आज आप बात कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए याद रहे कि जो दल बदलू थे, जितने भी दल बदलू जो भाजपा ने अपने उसमें लिए थे, जो मैं देख रही हूँ उसमें से केवल 30% या 1/3 से कम आगे चल रहे हैं, बाकी सब पीछे हैं, बड़े से बड़ा दल बदलू भी। तो अब देख लीजिए दल बदलू का, अब आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, कम से कम 4 तो दल बदलू को हराया। अनुराधा जी, अब एक चीज और बताइए, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर हो सकते हैं, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 294 है एनडीए, बहुमत से सिर्फ 22 आगे है, 22, और ये 22 का आंकड़ा उसके आसपास ही चंद्रबाबू नायडू हैं। किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए और इंडिया में से ज्यादा मुफीद क्या है राजनीतिक तौर पर? वैसे तो उनके साथ बीजेपी के साथ उनका अच्छा अलायंस आज से नहीं, जब से टीडीपी फॉर्म हुई थी तब से, ऐसा नहीं। वाजपेयी जी के टेन्योर में, उससे पहले वो जो थे, जो फाउंडर थे टीडीपी के, उनके टेन्योर से आप देख लीजिए, वो हमेशा कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका जो नेचुरल है शिफ्ट जो होता है, प्रोग्रेशन, वो बीजेपी पर बीच में उनका गठबंधन टूटा,
और शायद वो यूपीए में भी रहे, यूपीए में भी रहे ना संजीव, सही कह रहा हूं मैं? हाँ। अगर आप याद करें तो 2019 के चुनाव के ठीक पहले वो जो एक गठबंधन बनाने की कोशिश की गई थी वो चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही की गई थी। एब्सोल्युटली। और उसके बाद उनका मोह भंग हुआ था और वे वापस चले गए थे, विल्डरनेस में थे। और आप मैडम सही कह रही है, क्योंकि एनटीआर का एक जो झुकाव जो था वो अटल जी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था। और अभी राज्य में वो चुनाव जीत रहे हैं, केंद्र में वो चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसे में ये महसूस करना, एनटीआर ने पार्टी बनाई ही थी एंटी कांग्रेस की। नहीं, तो इसलिए इसको तो आप आउटसाइड सपोर्ट दे सकते हैं, हो सकता है कि वो एनडीए में शामिल ना हो, ये संभावना है ना? नहीं, एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने जब अटल जी की सरकार से सपोर्ट विड्रॉ करने की सोची 2002 के गुजरात एपिसोड के बाद, उन्होंने उनका बाल योगी की डेथ हो गई थी, वो स्पीकर थे, उसके बाद अपना स्पीकर नहीं दिया, मनोहर जोशी बन गए स्पीकर। उसके बाद उन्होंने एक तरह से डिस्टेंसिंग की। उसके बाद जो इलेक्शन वो हारे, उसके बाद मेरी व्यक्तिगत उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने टोटली सपोर्ट विड्रॉ नहीं की 2002 के बाद, और आई अलाउड माई सेल्फ टू बी परसुएडेड बाय फारूक अब्दुल्ला, जिसने मुझे फ़ोन करके कहा कि अगर तुम विड्रॉ कर लोगे सपोर्ट तो हम किस मुंह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो कहते हैं उसके कारण मैंने एक मिडिल ग्राउंड देखा, वो मेरी बड़ी गलती थी। हाँ, अब चूंकि तेलंगाना अलग हो चुका है आंध्र प्रदेश से, और वहां पर जो माइनॉरिटी वोट है, जो डिसाइसिव उतना नहीं है। अच्छा विनोद जी, एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है तेलंगाना जो में, पहले फेज में 8 सीटों, उनके साथ पहले फेज में पहले चरण में जो यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उनमें से 6 पर समाजवादी पार्टी आगे है। वो एग्जिट पोल ठीक था। पहले चरण में जो 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उनमें से 6 पर समाजवादी पार्टी आगे। अनुपम मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं आरएलडी से, फिलहाल एनडीए में हैं। अनुपम मिश्रा, एनडीए में कब तक हैं? मानव जी, एनडीए में हम हैं और आगे भी रहेंगे। हम जनता के बीच में जिन विषयों के साथ गए हैं उसका पूरा निर्वहन करेंगे। अरे लेकिन थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा ये क्या कर दिया, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है भाई, आधा कर दिया आपको वहां उन्होंने। परिणाम आते रहने दीजिए। अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं हम कुछ भी निष्कर्ष निकालने में। तो मैं भी तो आपसे यही सुनना चाह रहा हूं अनुपम, मैं भी यही सुनना चाह रहा हूं, कह दीजिए ना, अभी नतीजे आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इतना ही कह दीजिए बस। अब अगर आप मुझसे यही कहलाना चाहते तो मुझे बुलाए, बेकार आप ही कह देते मेरी जगह। हम तो कह ही रहे हैं। जब आप अरे मैं तो कह ही रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी लोग एक अच्छी सुंदर बहस कर रहे हैं और सार्थक बहस कर रहे हैं, और उसमें हम सब की भूमिका, जनता का हमेशा जो भी निर्णय होता है, वो चाहे सत्ता पक्ष में हो तो उसके पक्ष में हो या विपक्षी दलों के पक्ष में हो, उसका हमेशा सदैव सम्मान करना चाहिए। हर दल के लिए एक सीख होती है, एक नसीहत होती है। ओके, आपने जो जी ओके ऑलराइट, डॉक्टर अजीज खान, जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि अखिलेश यादव का इंटरव्यू आ गया है, और पहले भी उन्होंने कहा था कि जो लोग अभी तक बीजेपी के साथ खड़े हैं वो कल हमारे साथ सब पाला बदल के आ जाएंगे। इसका मतलब अब गेम शुरू हो गया। अजीज खान, कांग्रेस has demanded that Modi must quit, must resign. ओ बड़ी खबर, क्या ये कहां से विनोद जी? कांग्रेस ने बोला है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू सरप्राइजिंग लोकसभा रिजल्ट्स, द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे डिमांडेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। ओके, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चलाइए सायरन, लगाइए म्यूजिक और ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि बीजेपी को 303 से 239 सीटों पर जनता ले आई है। 239 का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुमत से करीब 33 सीटें, 33 सीटें पीछे है। चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए हैं, पूर्व सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से जीत गए हैं। डॉक्टर अजीज खान लगातार मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अजीज खान साहब, क्या वजह है इस मुस्कुराहट की? देखिए मानक जी, अस्पष्ट है कई सारी चीजें, और मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और ऐसे मौके पे कुछ बात रखना बहुत अहम है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह बदलाव आया है और क्या वजह है, ये बहुत अहम है। इस पे बहुत बारीक नजर होनी चाहिए। और एक और खास बात मानक भाई ये है कि बनारस के आसपास जितनी सीटें हैं, उन सारी सीटों में आपने देखा
कि बीजेपी शिकस्त खा रही है। स्मृति ईरानी, लल्लू सिंह, ये कुछ नाम ऐसे ले रहे हैं, अयोध्या में लल्लू सिंह, स्मृति ईरानी, आप अरुण गोविल, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत चर्चित चेहरे रहे, आज वो चुनाव हार रहे हैं। वजह क्या है? जनता नफरत की राजनीति को नकार रही है। वो चाहती इस मुल्क का विकास हो, देश का विकास हो, और जो देश हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। आपने देखा कि जिस तरह तमाम तरीके के दावे किए जा रहे थे, चार चौपार और तमाम बातें, आपने देखा वही राजस्थान है। राजस्थान की जनता कैसे नकार रही है, महाराष्ट्र में कैसे तोड़फोड़ किया, पार्टियों को खत्म कर दिया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन जनता ने इस बात को एहसास किया कि जनता तानाशाह लोगों को नहीं पसंद करती है। जो तानाशाही करेगा जनता उसको। और क्या मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की बयानबाजी का नुकसान हुआ है क्या बीजेपी को, डॉक्टर अजीज खान? देखिए मानक जी एक चीज आप गौर कर लें कि पहले फेज का चुनाव हुआ और फर्स्ट फेज के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कुछ लगा, एहसास हुआ, वो जाकर के स्टेज पे पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, हिंदू मुसलमान। यकीन मानिए मेरे कई सारे मित्र हैं, और वो मित्र जो बीजेपी से ताल्लुक भी रख रहे हैं, उनको तक पसंद नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री महोदय अपने विजन की बात करने के बजाय, अपने मिशन की बात करने के बजाय, अपनी उपलब्धियों की बात करने के बजाय वो आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओके, अब रुक जाइए। मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। मुझे लगता है कि इस चुनाव को इस तरीके से भी देखना चाहिए, और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, इन चीजों का एक्चुअली ग्राउंड पर असर पड़ता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि योगी को हटा देंगे। सी, जब आप वॉर में होते हो तो आप तमाम हथकंडे अपनाते हो, उनमें से एक हथकंडा ये भी था कि आप इस तरीके की भ्रमित बातें करें। दोनों ने की। मुझे लगता है ये वाला कि योगी को हटा रहे, ये वाला भ्रमित, ये वाली बात जो थी वो भी चल गई। एक घंटे से मैं अनुराधा जी स्क्रीन पर देख रहा हूं, 1 घंटा हो गया है। मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन से पूछ रहा हूं अभी कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ पिछले 1 घंटे से क्यों नहीं है। अभी विनोद जी मुस्कुराएंगे क्योंकि बीजेपी मैं बता रहा हूं किस लिए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता और नेता पिछले 6 महीने से लगातार कहते थे, और जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ 4 जून को कांग्रेस प्रवक्ता भाग जाएंगे, विपक्ष के प्रवक्ता कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे 1 घंटे से बीजेपी प्रवक्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये होता है। शलभ मणि है। अब आए हैं शलभ मणि त्रिपाठी, देखिए आ गए शलभ मणि त्रिपाठी आ गए। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो बिलो द बेल्ट होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, हार जीत इलेक्शन में लगी रहती है, एग्जैक्टली। लेकिन बदकिस्मती से पहली बार पिछले 10 बरस में हमने देखा कि कोई हारना, एक पार्टी जो हारना नहीं चाहती थी। पहले यही पार्टी, इसको परवाह नहीं होती थी, कहते हार और जीत तो होती है। अटल जी जब वो माधवराव सिंधिया से हारे तो उन्होंने कहा, तो अब रात में बोले अब तो डब्बे में बंद है किस्मत हमारी, और अगले दिन जब हार गए तो कहते हैं आई लॉस्ट अ बैटल, द वॉर इज ऑन। देखिए स्पिरिट वो है राजनीति की, ये नहीं कि हम ही राज करेंगे। बिल्कुल। और डर इस बात का क्यों था, हारने का डर क्यों होता है? जब आप अपनी राजनीति वेंडेटा की चरम सीमा पे ले जाए, ये हुआ। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी। और देखिए दिलचस्प बात, लीजिए बस 1 सेकंड। शलभ मणि त्रिपाठी। हाँ जी। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी का पहले स्वागत। आप देवरिया से, उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, और उत्तर प्रदेश से ही इत्तेफाक देखिए शलभ भाई, आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन कुछ तो छिपा रहे हैं, दर्द छिपा रहे हैं, क्योंकि यूपी में ऐसा खेला हो गया। क्या हो गया ये आप ही बताइए। चलिए मानव भाई, मैं तो बहुत देर से बैठा था और आपका जो स्टूडियो है, मुझे मेरा ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अच्छा, ठीक। और आप कह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, मैं तो बहुत मजबूती के साथ आपके इस पैनल में बैठा हुआ हूँ। हाँ। और क्यों नहीं बैठूंगा? आप जरा मुझे एक बात बताइए, मैं तो बहुत हैरान हूँ। आपके ही टेलीविजन पे जो टैली दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 294 सीट, सामने जो गठबंधन है वो 238 आप दिखा रहे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूती से सरकार बनाने जा रहा है, और यहाँ पर बैठ के न जाने क्या क्या चर्चा हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक अकेला सफर भारी जो हम बात कहते थे, वो तो आज नजर आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अकेली जितनी सीटें ला रही है, उतना पूरा का पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी नहीं ला पा रहा। आप देखिए पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, पूरे के सारी सीटें इनके दल है, सब मिलकर भी 238 सीटों के आसपास पहुंचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अकेले 244-45 आपके हिसाब से अभी दिखा रही है। अभी आप देखिए कुछ देर बाद जब काउंटिंग आगे बढ़ेगी, बहुत सी सीटें हमने देखी जहां पर थोड़ा पीछे चल रहे थे, जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हुई। सलेमपुर हमारे बगल की सीट है,
वहां पर काउंटिंग थोड़ा पीछे शुरू हुई, थोड़ा लेट से शुरू हुई और हमारे कैंडिडेट शुरुआत तौर पे थोड़ा पीछे चल रहे थे। अभी उन्होंने लीड ले ली है। बांसगांव की सीट है, कमलेश पासवान जी ने लीड ले ली है। तो आप देखिएगा, हम इसीलिए कह रहे हैं कि तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। 294 जो एनडीए गठबंधन है, 294 273 के करीब सीटें चाहिए होती है। शलभ एक सेकंड। ओके शलभ आपने कहा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कभी कहां पर रहेगी। अरे भाई रुकिए ना एक सेकंड। देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट शलभ भाई, आप भी जानते हैं आपने कहा लगातार तीसरी बार आपके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप यह बताना भूल गए कि पिछली 2 बार आपकी अकेले बहुमत की सरकार थी। एनडीए की बहुत कम पार्टियां आपके साथ थी, वो तो इसी बार आपने 38 पार्टियों का गठबंधन बनाया है। नंबर 1। नंबर 2, इस सरकार बनाने की रेस अभी खत्म हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, सारे विपक्षी नेता बैठे हैं प्रवक्ता, वो कह रहे हैं 294 280 290 इसमें आपकी सरकार नहीं बनने वाली। टीडीपी जेडीयू सब उधर आ जाएंगे। अब ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे उधर चले जाएंगे, तो ये भी तो हो सकता है ना कि उनके वाले इधर चले। ये क्यों नहीं हो सकता? कौन सा ये ब्रह्मा जी से लिखवा के लेके आए हैं? और मैं तो हैरान हूं कि 294 के बाद कह रहे हैं सरकार नहीं बनने वाली, और मानव गुप्ता जी उसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे भाजपा का प्रवक्ता आने को तैयार नहीं है। 294 पे तो पूर्ण बहुमत मिलता है मानव भाई, पूर्ण सरकार बनती है, मजबूत सरकार बनती है। और 294 तो अभी आप दिखा रहे हैं, अभी मुझे लगता है 2:20 हो रहे हैं। आप देखिए अभी समय बीतने दीजिए, यही 294 आगे बढ़ता हुआ 340-50 क्रॉस करेगा। बहुत सी सीटों पर बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूं कि अकेले भाजपा, चलिए आप अकेले भाजपा की भी बात कर लीजिए, अकेले भाजपा, मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, हम इसीलिए कहते हैं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लेके आ रही है उतना पूरा का पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी नहीं ला पा रहा, और ऊपर से ये विलाप कर रहा है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। अरे भाई गठबंधन पहले डिसाइड हुआ, प्री पोल अलायंस है, चुनाव के पूर्व का गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, हमारा गठबंधन 294। शलभ भाई आप तो इस बात पर गर्व करते थे। एक सेकंड पहले मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, जो मैंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता दिख नहीं रहे, अगर टेक्निकल इशू है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ओके दूसरी बात, आप तो पहले इस पर गर्व करते थे, सीना चौड़ा करके छाती ठोक के कहते थे देखिए एक अकेला सब पर भारी, अकेले बहुमत की सरकार, और 370 का नारा आप ही ने दिया था भाई। इसीलिए ये 243-44 जो आ रहा है 370 और उसको कंपेयर करेंगे तो फिर आप ही ने बार इतना रेस कर दिया था, तो ये विश्लेषण तो होगा ही कि आपकी हार हो गई है। तो मानक भाई मैं कहता हूं कि एक अकेला सब पर भारी इस वक्त भी है, 2:22 हो रहे हैं। मैं कहता हूं आप दिखाइए ना कि बीजेपी की अकेली सीटें कितनी आ रही हैं, और पूरा इंडी गठबंधन, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता दीदी हो, सब मिलकर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीटों का मुकाबला। अब इसको मैं दूसरी तरह से कहता हूं, अनुराधा जी भी वही कह रही है, इसको दूसरी तरह से कहता हूं, अकेले बहुमत की मजबूत सरकार के बजाय अगर आपकी सरकार बनी भी तो क्या बैसाखी वाली सरकार नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा ना कि ये चुनाव के पहले का गठबंधन है, ये सबको पता है कि एनडीए गठबंधन बनाम इंडी गठबंधन का चुनाव था, आप लोग भी दिखाते थे। गठबंधन पहले से डिसाइडेड है, जब 2 गठबंधन आपस में चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरह की कौन बैठ के स्पेकुलेशन कर रहा है कि कौन कहां चला जाएगा। अभी नीतीश जी का बयान आ गया, उनकी पार्टी का बयान आ गया, लाख कोशिश करने, यहां पर लाख कोशिश करने, ये होने वाला नहीं है। और अभी आप देखिएगा 2:20 के बाद जैसे जैसे ये गणना शुरू आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अकेले ताकत में होगी, और साथ ही साथ हमारा जो गठबंधन है वो जाएगा 350 पार। आप देख बहुत से ओके शलभ मनी जी, सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नीतीश कुमार के लिए आप लोग कितने आश्वस्त हैं? मुझे, मैं आपके विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, आप क्यों सवाल खड़ा करना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी इसलिए क्योंकि बेचारे का उपनाम जो है ना, उनका उपनाम जो है वो पलटू राम है, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, एक बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत ही सम्मानित नेता है, और मुझे लगता है किसी के भी इस प्रकार के उपनाम नहीं होने चाहिए। राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है, और राजनीति में संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में होती है। अगर कोई किसी के साथ जाता है, सरकार बनाता है, तो कोई संविधान के बाहर नहीं करता। अच्छा आपने जवाब नहीं दिया। ओके पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया। ये यूपी में क्या हो गया? यहाँ तो डबल इंजन, योगी मोदी, और आप कह रहे थे यूपी के 2 लड़के फेल हो जाएंगे, ये क्या हो गया यूपी में? मैं कह तो रहा हूं कि अभी आप समय का इंतजार करिए, अभी माना जी पूरी नहीं गणना, अभी आप समय का इंतजार करिए। जैसे बैठ के आप यह आकलन कर रहे हैं कि साहब ये एनडीए गठबंधन की सीटें कम हो गई, हम तो कह रहे हैं 10 साल की सरकार चलाई है, 10 साल की, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार चला रहा है, उसके बाद 10 साल की सरकार चलाने के बाद गठबंधन अगर 294 न्यूज 24 पे दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि मातम मनाने की बारी गठबंधन की है। ओके ज्योति कुमार सिंह, ज्योति जी जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद ब्रेक लेना है मुझे। ज्योति जी, शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं सरकार तो हमारी आ रही है, कुछ भी कर लीजिए।
देखिए बात क्या है, वो जो बोलते हैं बोलते रहने दीजिए, लेकिन सवाल क्या है? सवाल तो ये है ना कि जो राहुल गांधी जी जो 4000 और 6000 किलोमीटर चले और लोगों से बात करके जो लोगों को जो न्याय पत्र बना उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? इनके 400 के बैलून को, झूठे बैलून को फोड़ा कि नहीं फोड़ा? फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है? जो प्रधानमंत्री जो मुजरा करने के लोगों को सलाह दे रहे थे उसमें प्रधानमंत्री को उल्टा जवाब मिला कि नहीं मिला इस मैंडेट में? सवाल ये सब ओके, ज्योति कुमार जी ब्रेक लेना है, मुझे माफ करिएगा, ब्रेक लेना है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। ब्रेक के बाद मैं इसको भी टच करूंगा, इसका भी विश्लेषण होगा। क्या राहुल गांधी की छवि इस बार, ये जो प्रदर्शन नीचे हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास जारी है, क्या पहले से बहुत ऊंची हो जाएगी, कद उनका ऊंचा हो जाएगा? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। सत्तू तुम? हाँ, वही सत्तू जिसे आपने गरीब समझकर अपने घर में नहीं रखा। आज पूरी दुनिया में सत्तू के हेल्थ बेनिफिट्स की चर्चा है। सत्तू की कचौड़ी, पराठे, ड्रिंक्स। वाह, सत्तू हमसे गलती हो गई। राकेश चना सत्तू, इस स्वाद में सेहत है। सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए। सिग्नेचर, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। Introducing the epic new Swift. Time to go swifting. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ।